हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 7 का चैप्टर 10 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 6 का कंप्लीट चैप्टर देख चुके हैं। एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी इसलिए है कि आज के दिनों में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा लिया जा रहा है और ये स्टेटमेंट के रूप में दिया जाता है। और ये ऐसा क्वेश्चन होता है कि हम लोग अन्य किसी भी बुक में नहीं देख पाते हैं, जिससे हम एग्ज़ामों में बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर उसका शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम लास्ट के 2 पेज शॉर्ट नोट्स दिए हैं। आशा करेंगे कि आप लोग इसका नोट डाउन ज़रूर करेंगे। अभी हम जो चैप्टर देखने जा रहे हैं उसमें देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, यानी कि हम लोग जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ही मुग़ल प्रशासन, मुग़ल राजनीतिक सब कुछ कमज़ोर होता दिख रहा था। हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। तो इसके मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध होता है। औरंगजेब के पास 3 पुत्र थे। वो 3 पुत्र एक दूसरे के से लड़ रहे थे। एक पुत्र मुअज्जम था, एक आजम था और एक कामबख्श था। तीनों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। फर्स्ट युद्ध जजाऊ का युद्ध होता है जो 1707 में जून मंथ में होता है और मुअज्जम और आजम के मध्य होता है। इस युद्ध में मुअज्जम जीत जाता है और आजम मारा जाता है। फिर बीजापुर का युद्ध होता है जो 1709 ईस्वी में होता है। मुअज्जम और कामबख्श के मध्य होता है। इसमें कामबख्श मारा जाता है। इसके बाद मुअज्जम शासक बनता है। इसका अन्य नाम बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम था। इसे ही हम लोग साहेब खबर भी कहते हैं। यह मुग़ल शासक में सबसे वृद्ध शासक था। इसके समय में कई सारे गुटों का निर्माण हो चुका था, जिसमें 3 गुट सर्वाधिक प्रभावशाली था। ईरानी गुट था, एक तुरानी गुट था और एक हिंदुस्तानी गुट था। हिंदुस्तानी गुट में ही सैयद बंधु था, जिसका नाम अब्दुल्ला और हुसैन खां था। फिर सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखसियर मुग़ल बादशाह बनता है। इसने ही दोबारा से जजिया कर प्रारंभ किया था। इसे हम घृणित कायर भी कहते हैं। ये सब दुर्बल शासक था। हमको इससे और स्पष्ट होता है कि नादिर शाह का जब आक्रमण होता है 1739 ईस्वी में, तो उसने 57 दिनों तक दिल्ली को खूब लूटा। इससे हमें मुग़ल शासक के कमज़ोरियों का पता चल जाता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होता है तो नए राज्यों का प्रभाव बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि 18वीं शताब्दी यानी 1707 से लेकर 1800 ईस्वी तक के अनेक नए राज्यों का उदय हुआ, जैसे अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, आदि राज्यों का उदय होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका उदय किस प्रकार होता है। तो इसमें दिया है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान, पूर्वार्ध माने यहाँ क्या होता है कि पूर्व आधा, यानी कि 1700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच अनेक घटना हुई। जैसे हो गया नादिर शाह का आक्रमण होता है, कब? 1739 में। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला शासक था।
फिर 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया। ये हड़प क्यों लिया? क्योंकि मुगल शासन बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। आइए हम इस चित्र में देखते हैं कि नए राज्यों का उदय, जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया, जाट का उदय हुआ। जाट किधर था? भरतपुर, आगरा और ग्वालियर के तरफ था। सिख, जैसे पानीपत और दिल्ली में सिख था। फिर गुजरात में, फिर मराठा हो गया। इस तरह से अनेक राज्यों का उदय हुआ। हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक बदलती शुरू हो गई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु थी, से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अंग्रेज़ों के बीच होती है, जिसमें मराठा बुरी तरह पराजित हो जाता है। इससे क्या होता है कि अब पता चल जाता है कि दिल्ली पे शासन करने वाला और कोई शक्तिशाली शासक नहीं बच जाता है। और इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आधुनिक भारत को जानने के लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य और पर्वतीय मुग़लों के लिए संकट की स्थिति। हम लोग पहले देखे हैं कि मुग़ल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। जैसे बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए समाज के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। हम लोग जानते हैं कि जो औरंगजेब था, दक्कन पे 1779 पे आक्रमण किया था, जिससे इसका राजस्व बहुत कम हो गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों में को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। अब हम सूबेदार के बारे में जानते हैं। सूबेदार क्या है? सूबेदार जो है, उस समय जो राजस्व वसूली होता था और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। क्या हुआ कि जब मुग़ल कमज़ोर हुआ तो ये लोग उस पे हावी होने लगे। इससे क्या हुआ कि मुग़ल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्होंने विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। किसको? सूबेदार को। जैसे जैसे सूबेदार ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आ गया। यहाँ पे ये बता रहा है कि जब मुग़ल सत्ता कमज़ोर हुई तो सूबेदार लोग अधिक शक्तिशाली हो गए। जब सूबेदार लोग अपने प्रांत को विकसित करने में लगे तो जो केंद्र की ओर राजस्व ज़्यादा था उसमें बहुत कमी आने लगी। फिर देखते हैं उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर कर दिया। हम लोग जानते हैं कि मुग़ल काल में राजस्व का जो इनकम था वह किसानों के द्वारा ही होता था, क्योंकि किसान किसानी करके टैक्स देते थे। जब यही विद्रोह करने लगेंगे तो ये स्वाभाविक है कि केंद्र के पास टैक्स जाना बंद हो जाएगा। इसीलिए मुग़ल सत्ता धीरे धीरे अपने हाथ की ओर बढ़ने लगा। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे। हम बताए हैं कि जैसे ये विद्रोह होगा तो अपना कर नहीं देगा वो। कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश भी की। अतीत में भी विद्रोह समूहों ने मुग़ल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। वही जब वह टैक्स नहीं देगा तो उसका पूरा संपत्ति अपने पास ही रहेगा और वो अपने आप को प्रबल करेगा, मजबूत बनाएगा।
जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सका। यानी वो एक औरंगजेब के बाद मुगल का जो भी शासक बना वो बहुत ही माने क्या हम उसको बोल सकते हैं कि बहुत ही कमज़ोर, कम दिमाग वाले ये सब शासक थे। इसलिए किसी को बेखबर बोला गया है, किसी को रंगीला बोला गया है, किसी को घृणित कायर बोला भी गया है। जैसे फरुखसियर को घृणित कायर बोला गया, और साहेब खबर किसको बोला? बहादुर शाह प्रथम को बोला गया। इसलिए इस सारी घटनाओं को वो मुग़ल बादशाह कंट्रोल नहीं कर सका। इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 पर दिल्ली पर आक्रमण किया। जब नादिर शाह आक्रमण करता है तो मुग़ल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह, ये क्वेश्चन आता है कि जब नादिर शाह आक्रमण करता है तो उस समय कौन राजा था? मोहम्मद शाह रंगीला था। इसके बारे में बोला जाता है कि ये 57 डेज तक दिल्ली को बहुत सारा धन लूटा, मयूर सिंहासन भी लूट लिया था। और ये भी बोला जाता है कि मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह यही था, मोहम्मद शाह रंगीला। फिर हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर 1748 ईस्वी से 1761 ईस्वी के बीच 5 बार अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है। यह किसके समय करता है? तो अहमद शाह के समय करता है। मुग़ल बादशाह का नाम भी अहमद शाह था। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि 1748 से 1761 के बीच 5 बार भारत पर आक्रमण किया गया। नादिर शाह का दिल्ली का आक्रमण, इसमें दिया हुआ है कि नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुग़ल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन देखिए। 60 लाख रुपये, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ के गहने जवाहरात, यानी बहुत सारा धन लूट के ले गया। तख्ते ताउस भी ले गया। ये सब दिया गया हुआ। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों के पारस्परिक प्रतिद्वंदी ने उसे और भी कमज़ोर बना दिया। जिससे बाहर से भी आक्रमण हुआ, और ये जो सूबेदार था, जमींदार था, ये सब भी अपने आप को मजबूत करने की वजह से मुग़ल शासन और कमज़ोर होता गया। यही कह रहा है कि ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। काफ़ी समय तक पर्वतीय मुग़ल बादशाह इनमें से एक दूसरे के हाथों की कठपुतली बने रहे। जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो फर्रुखसियर था, सैयद बंधुओं की सहायता से मुग़ल बादशाह बना था। फिर रफ़ी-उद-दर्जात, फिर रफ़ी-उद-दौला, ये दोनों सैयद बंधुओं की सहायता से राजा बना था। और अहमद शाह 1748 से 54 और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। समझ रहे हैं कि जो सैयद बंधु था, इन लोगों को अंधा भी कर दिया और बादशाह भी बना देता था। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की चीज़ है कि फक्सुअर कब से कब था? तो 1713 से 1739, और आलमगीर द्वितीय 54 से 59, और अहमद शाह था 48 से 54। ये डेट याद रखिएगा। अब इतना सारा हो गया तो स्वाभाविक है नए राज्यों का उदय होगा। तो अब देखते हैं कि नए राज्यों में कौन कौन सा था। नए राज्यों में सबसे पहले अवध, बंगाल और हैदराबाद, इसमें भी 3 परस्परी समूह में बटा था। जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे राज्यों जो मुग़ल प्रांत थे, हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्हें मुग़ल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़ा।
ऐसे राज्य जो मुगल के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी था। तीसरा श्रेणी था कि मराठों, सिखों और जाटों के राज्य। तो इस 3 श्रेणी को आप लोग याद रखिएगा। जैसे फर्स्ट श्रेणी में अवध, बंगाल और हैदराबाद। दूसरा श्रेणी में क्या है? दूसरा श्रेणी में है कि मुगल के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में और राजपूत राज्य भी था। तीसरा में क्या है? मराठा, सिख और जाट। सब एक एक करके आगे हम देखेंगे। मुगल अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों का संस्थापक, अवध का संस्थापक कौन था? सआदत खां। और बंगाल का मुर्शिद कुली खां। और हैदराबाद का कौन था? आसफ जहां। इसको याद रखेंगे। तो ये भी है कि आसफ जहां और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7-7 हज़ार जात का दर्जा मिला था। कितना 7-7 हज़ार, जबकि सआदत खान का 6,000 था। अब हम हैदराबाद के बारे में देखते हैं। निजामुल मुल्क आसफ जहां, जिसने हैदराबाद की स्थापना की थी, कब किया था? 1724 में। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। 1720 से 22 के मध्य दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहां के पास पहले ही से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उसे क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। यानी वही है कि जो केंद्र की सत्ता कमज़ोर हुई, राज्य शक्तिशाली हो गया और वह क्या हुआ? एक अपना स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। ये आसफ जहां अपने लिए कुशल सैनिक और प्रशासकों को उत्तर भारत से लाया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हैदराबाद की स्थापना किया था उसके कुशल सैनिक और प्रशासक कहाँ के थे? तो उत्तर भारत से थे। इसलिए लाए गए थे कि वो माने उत्तर भारत के जो सैनिक था वो एकदम कुशल था, यानी कि एकदम स्किल्ड था वो, और वे दक्षिण में ये अवसर पाकर प्रसन्न भी थे। उसने मनसबदारों नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। जो काम मुगल शासक का था वो अब आसफ जहां करने लगा। हालांकि वो अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज को कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजामुल मुल्क आसफ जहां द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों को पुष्टि कर देता था। यानी सारा काम जो है आसफ जहां खुद से करने लगा। मुगल का सिर्फ यही था कि वह इस निर्णय को पुष्टि करता था, नहीं रोकता था, नहीं बदलाव करता था, सिर्फ पुष्टि कर देता था। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजामुल मुल्क आसफ जहां कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादन धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था। अब अवध देखते हैं। अवध का जो संस्थापक था सआदत खां था और कब बनाया? 1722 ईस्वी में। उस समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। और इसका अंतिम नवाब क्या था? वाजिद अली शाह। ये क्वेश्चन आता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। और अवध को अंग्रेजी सत्ता में कौन मिला है? डलहौजी ने 1856 ईस्वी में। और किस आधार पे? तो कुशासन के आरोप लगाकर। और अवध क्या था? उत्तर भारत और बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग था। और सआदत खान ने अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले लेती है और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों को एकमात्र कर्ताधाता बन गया। और इस तरह क्या होता है कि अंग्रेज जो है कुशासन का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया। अब हम देखते हैं बंगाल के बारे में। तो बंगाल जो है मुर्शिद कुली खान ने स्थापना की थी। और बंगाल के एक नवाब था अलीवर्दी खां और एक था सरफराज खां के मध्य गिरिया नामक स्थान पर युद्ध होता है
जिसे गिरिया के युद्ध कहते हैं, या आप लोग याद रखिएगा। अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किया था, समझे। इनके काल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। कौन, किसके काल में? तो ये किसके काल में? अलवर्दी के खां में। कौन था? जगत सेठ, वही। यद्यपि मुर्शिद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं हुआ, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी किया। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया और राज्य और साहूकार के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वही अलवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत के सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम देखते हैं अब एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि जो इनका राजस्व वसूली का प्रथा था वो क्या था? इजारेदारी प्रथा। इसको याद रखिएगा। जो स्वतंत्र राज्य हुआ उसके कर वसूलने के प्रथा था इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा क्या होता था? इसमें क्या होता था कि जमींदारों को ठेका पर लगान वसूलने की जिम्मेदारी दे दी जाती थी इजारेदारी प्रथा में। और ये इस प्रथा से मुगल जो है नापसंद करता था। उसके पसंद और नापसंद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सूबेदार लोग बहुत शक्तिशाली हो गया था उस समय। यही कह रहा है कि समस्त भारत में धनाढ़ साहूकारों और महाजनों की राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी बढ़ रही थी, यानी वो मजबूत हो रहा था। अब हम देखते हैं कि राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहते थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्त का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीतिक में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मलबा के लाभदायक सूबों को सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात के सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा सिंह को मलबा के सूबेदारी मिल गई। तो ये लोग जो चाह रहे थे वो मिल रहा था। जैसे अंबर के सवाई राजा जय सिंह को कहाँ का सूबेदारी मिली? तो मलबा का। और अजीत सिंह को कहाँ मिला? गुजरात का। इसको याद रखिएगा। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के, यानी जहांदार शाह था 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश भी की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। कहाँ? बूंदी। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी राजधानी स्थापित की और 1722 में ही जयपुर की स्थापना सवाई राजा जय सिंह ने की थी। यहाँ पर एक चीज़ है कि अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने 5 खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया। और कहाँ कहाँ किया? दिल्ली किया, जयपुर किया, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण है। तो इसको याद रखिएगा। 5 जगह पे वेधशाला स्थापित किया था। और जगह क्या नाम क्या था? तो जगह का नाम था, जैसे वाराणसी था, उज्जैन था और मथुरा था, जयपुर था और दिल्ली था। अब हम सिख के बारे में देखेंगे। सिख जो है, सिख की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1799 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के बाद
बंदा बहादुर, जिसने 1708 ईस्वी में सिखों का नेतृत्व संभाला। जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होता है, बंदा बहादुर को जो है 1715 में बंदी बना लिया जाता है और 1716 ईस्वी में मार दिया गया। इसके बाद सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। कब? जब बंदा बहादुर को मार दिया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि मिसल का कितना था, तो 12 था उस समय। और जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना का नाम था दल खालसा। दल खालसा द्वारा लिया गया सामूहिक निर्णय को गुरुमाता कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि दल खालसा द्वारा लिया गया निर्णय को क्या कहा जाता था? गुरुमाता। यहाँ पे है गुरुमाता कहा जाता था। इसमें क्या था? गुरुओं के प्रस्ताव है, सामूहिक निर्णय को। और जत्थों और बाद में मिसलों के संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? दल खालसा। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार बीपीएससी में पिछले ने 63वीं या 64वीं में पूछा था कि राखी व्यवस्था क्या है। तो राखी व्यवस्था किसको कहते हैं? तो राखी व्यवस्था किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। उसी को हम राखी व्यवस्था कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ, फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक के फैले हुए थे। कहाँ? सिंधु से यमुना तक के। और राजा रणजीत सिंह 1799 में अपना लाहौर को राजधानी बनाए। अब हम मराठा के बारे में देखेंगे। इसमें है कि मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन को लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। कौन? ये मराठा। इसका संस्थापक कौन था? शिवाजी। और शिवाजी के गुरु का नाम कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, तो गुरु का नाम क्या था? कौंडदेव। आध्यात्मिक गुरु कौन था? गुरु रामदास था। इसमें है कि खेरा का एक युद्ध होता है जो 1707 में होता है। किसके बीच में? साहू और ताराबाई। तो साहू कौन था? संभाजी के पुत्र था। और ताराबाई कौन था? राजा राम के पत्नी थी, जिसमें साहू विजयी होता है। 2 युद्ध होता है, एक खेरा का युद्ध और एक पालखेरा का युद्ध। तो पालखेरा का युद्ध कब होता है? 1728 में। किसके बीच? बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में होता है, जिसमें बाजीराव प्रथम विजयी होता है और एक क्या बोलते हैं उसको, संधि करता है, जिसका नाम क्या था? मुंगी सिवा गांव। और बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। कब? 1761 में, जिसमें मराठा का बुरी तरह से हार होती है अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। सत्रह सौ 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ था और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्षिण प्रायद्वीप के आधिपत्य के रूप में मान्यता मिल गई थी और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया था। चौथ और सरदेशमुखी। 1737 ईस्वी में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब में, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु तेलुगु प्रदेशों तक फैल गए। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीकों के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए।
क्या होता है कि जैसे मराठा जो है वो अपने आसपास को सभी से टैक्स वसूलता था, जिससे क्या है कि वो जो आसपास के जो भी था उसके विरुद्ध हो जाता है। इससे ये भी अपने आप में कलह के वजह से कमज़ोर हो जाता है। इसलिए ये अहमद शाह अब्दाली से बुरी तरह से पराजित होता है, क्योंकि जब वो अटैक करता है तो मराठा को कोई सहायता नहीं करता है और युद्ध में अकेला पड़ जाता है, जिसके वजह से इसकी हार होती है। यही है इसमें। अब हम चलते हैं जाट। तो जाट कौन था? जाट जो था भरतपुर की किसान था, वो भरतपुर के किसान था। और चूड़ामन और बदन सिंह भरतपुर जाट राज्य की स्थापना किया था। तो भरतपुर जाट का स्थापना कौन किया था? चूड़ामन और बदन सिंह, इसको याद रखिएगा। और जाट का सबसे प्रमुख शासक कौन था? सूरजमल। तो सूरजमल के नेतृत्व में ही जाट शक्ति अपने सर्वोच्च शिखर पर जाता है। और सूरजमल ही बाग महल दिग में बनाया था और एक भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला भी बनाया था। और कब से कब ये संगठित होता है? तो 56 से 63 के बीच में, इसको याद रखिएगा। और सूरजमल के समय ये बहुत ही चरमों पे चला जाता है। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। तो ये क्या थे? माने समृद्ध कृषक थे और पानीपत और बल्लभगढ़ के जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उस समय। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला तो और लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण लिया था। समझे? जब नादिर शाह का आक्रमण होता है तो वहाँ के बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है भरतपुर में जाकर शरण लेता है। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य मराठाओं से लिया, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और उनके सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। यानी नादिर शाह को वो 20,000 अन्य सैनिक मराठों से लिए थे, समझे? 15,000 सैनिक सिखों से, तब जाके मुगल से लड़ा था, क्योंकि मराठा भी दिल्ली पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा था। और ये जानते थे कि नादिर शाह अटैक कर मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर चला जाएगा, इसलिए वो अपना सैनिक नादिर शाह को दिया। जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वही भरतपुर का किला कौन बनाया था? तो सूरजमल बनाया था। और किस शैली पे बनाया था? तो अंबर और आगरा की शैलियों पे, माने दोनों का समन्वय करके बनाया था। और विशाल बाग महल भी बनाया था। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहाँ के युग में जोड़ा गया था, दिग की इमारतें इन्हीं रूपों में बनाई गई थी। यहाँ पे एक याद रखने की चीज़ है कि दिग में जो राजमहल है उसके छत पर एक मुख्य सभा भवन बनाया था, जिसका नाम क्या था? बांग्ला गुंबद। बांग्ला गुंबद, इसको याद रखिएगा। कौन? वही सूरजमल जो है दिग में एक राजमहल बनाया था और उसके छत पे मुख्य सभा भवन बनाया था, जिसका नाम क्या था? बांग्ला गुंबद। अब है फ्रांसीसी क्रांति। हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में फ्रांसीसी क्रांति से भी लिया गया है, जो बंधुत्व का विचार है वो फ्रांसीसी क्रांति से ही लाया गया। 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी अमेरिकी 1776 से 81 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और शाक्त अभिजात वर्गों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकार को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों को विशेषाधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कौन कौन? इसको ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जैसे फ्रांसीसी क्रांति में कौन कौन था? मध्यम वर्ग के था, किसान था और शिल्पकार था। इसने जो है ना पादरीगण और अभिजातों के विशेषाधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध
सिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों को सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। समझे, जो सामाजिक स्थिति है उसके योग्यता पर निर्भर करना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। यही फ्रांसीसी क्रांति से क्या क्या आया, समान अवसर और समान कानून होना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। माने जनता चुनकर भेजे तो बनना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिक में बदल दिया। प्रजाओं को किस में बदल दिया, नागरिक में। किस क्रांति से, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति से। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। अब हम चलिए दिखाते हैं अपना हम शॉर्ट नोट्स। इसको ज़रूर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि हम जो भी पढ़े हैं ना, इसका महत्वपूर्ण चीज़ इस नोट्स में लिखा हुआ है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले इसको रीडिंग दे कर चले जाएंगे तो एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन आएगा, हम वादा के साथ कहते हैं कि इससे नहीं छूटेगा। और देखिएगा कि आने वाले एग्ज़ाम में इससे ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था, पंजाब समस्या था। इसको आप लोग याद रखिएगा, कहें कि अगर अच्छा लेवल का एग्ज़ाम होगा तो ये पूछ सकता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था पंजाब समस्या। और पंजाब समस्या क्या था, जैसे नादिर शाह जो है भारत पर आक्रमण करके चला जाता है, और जब अहमद शाह अब्दाली आता है तो वो समझता है कि ये मेरा पूर्वज का पंजाब है, क्योंकि वो पंजाब पर भी अपना सत्ता प्रभुत्व कर लिया था नादिर शाह। तो सोचता है कि अहमद शाह अब्दाली कि यह पंजाब जो है मेरे सत्ता का है, लेकिन इस पे दूसरा का अधिकार रहता है, जिससे के वजह से यानी सिखों का अधिकार रहता है, मराठों का मराठों का रहता है, इसलिए मराठों से उसको लड़ना पड़ जाता है। और 1761 ईस्वी में होता है। बहादुर शाह प्रथम के समय 3 गुट सर्वाधिक प्रभावशाली थे, ईरानी गुट, तुरानी गुट और हिंदुस्तानी गुट। हम लोग देखे हैं पहले। वही सैयद बंधु अब्दुल्ला खां हुसैन खां, और इसके सहायता से ही जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर था शासक बनता है। और किसके समय नादिर शाह का आक्रमण होता है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, हरियाणा के करनाल में होता है, और 57 दिन तक दिल्ली को लूटता है। अहमद शाह अब्दाली 1748 से 61 के बीच 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण करता है। पुराने मुगल प्रांत से राज्यों का उद्भव, अवध होता है, हम लोग देखे हैं, बंगाल होता है, और अवध को सबसे अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह, और उसे डलहौजी ही 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजों के साथ मिला लिया। फिर बंगाल है, तो बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खां करता है। अलाउद्दीन खां और सरफराज खां के मध्य गिरिया नामक स्थान पर युद्ध, जिसे हम गिरिया युद्ध कहते हैं, इसको याद रखिएगा। किसके विषय में होता है, सरफराज खां और अलाउद्दीन खां। और इसी के काल में जो अलाउद्दीन खां होता है, उसी के काल में साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। हैदराबाद निजामुल मुल्क आसफ जहाँ की जो है उसको आसफ जहाँ को कौन दिया था, आसफ जहाँ की उपाधि यही दिया था, फर्रुखसियर दिया था। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जैसे 1724 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के दक्कन के गवर्नर को शकूर खेरा के युद्ध में पराजित करके अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। कौन युद्ध में, शकूर खेरा के युद्ध। कब, 1724 में। ये पूछ सकता है शकूर खेरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो वही जैसे जो मुगल बादशाह था वो गवर्नर अपना नियुक्त किया था दक्कन में, तो निजामुल मुल्क उसको पराजित कर देता है। और ये आसफ जहाँ जो अपना कुशल सैनिक कहाँ से लाया था, उत्तर भारत से। और इजारेदारी प्रथा हम पहले समझा दें कि जमींदारों को ठेका पर लगान वसूलने की जिम्मेदारी थी। जो तीनों है ना, अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये तीनों इजारेदारी प्रथा से ही कर वसूला करता था। राजपूताना, राजस्थान के अजमेर में राजपूत राज्य की स्थापना सवाई राजा जय सिंह ने किया था। इन्होंने खगोल शास्त्र पर जीज मोहम्मद शाही निर्माण नामक पुस्तक लिखा था। इसको याद रखिए, जीज मोहम्मद शाही नामक पुस्तक लिखा था। कौन लिखा था, राजा सवाई सिंह।
सवाई राजा सिंह। 5 खगोलशाला का स्थापना कहाँ? दिल्ली, अजमेर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। सिख गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। बांदा बहादुर जिसने 1708 में सिखों का नेतृत्व संभाला, 1715 में बंदी बना लिया गया और 1616 में मार दिया गया। इसके बाद जो सिख था जत्थों और मिसलों में संगठित होने लगे और इसके संयुक्त सेना को दल खालसा कहते थे और इससे जो सामूहिक निर्णय लिया जाता उसको गुरु माता कहते थे। इसको याद रखिएगा। राखी व्यवस्था हम पहले समझा देंगे। किसानों से उनकी उपज का 20% टैक्स लेकर उसे सुरक्षित प्रदान किया जाता था। फिर एक शक्तिशाली एवं सुदृढ़ पंजाब राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? रंजीत सिंह को जाता है। इनका विदेश मंत्री कौन था? फकीर अजीजुद्दीन। और वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ। पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय डलहौजी कर लेता है। मराठा समाज का संस्थापक शिवाजी था। इसे हम पढ़े हैं खेरा का युद्ध, पाल खेरा का युद्ध, फिर जाट है। तो इसका जरूर नोट्स बनाइएगा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा चीज़ दिया हुआ है। जैसे दल खालसा क्या हुआ, सामूहिक निर्णय लेने को गुरुमाता कहा जाता था। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आएगा तो बहुत कम लोग ही बना पाएंगे। फिर इजारादारी की प्रथा क्या है ये। फिर एक राखी क्या है, एक राखी के बारे में, राखी व्यवस्था, ये अच्छा है। फिर रंजीत सिंह का विदेश मंत्री और वित्त मंत्री कौन था, ये पूछ सकता है। इसलिए आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाइए। चलिए दोस्त, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, आप लोग इसको ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है। ठीक है, थैंक यू।